हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इसमें हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स। इससे पहले वाले जो टॉपिक्स हैं हमने पहले वाली वीडियोज़ में कवर कर लिए हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप पहले वाले वीडियोज़ देख सकते हैं और इससे पहले वाले सभी टॉपिक्स को समझ सकते हैं। तो देखिए, इस वाले वीडियो में हम ये पढ़ेंगे, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड्स और बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं, और जब एसिड्स या बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके लिए ये एक्टिविटी करते हैं और इससे हम समझते हैं कि जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, और बेसिस अगर मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इसके लिए ये एक्टिविटी करते हैं, लेकिन इस एक्टिविटी को करने से पहले सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इस एक्टिविटी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड का यूज हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, इनका यूज हुआ है, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, जो कि मिनरल एसिड्स हैं। मैंने इससे पहले वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें मिनरल एसिड्स और नेचुरल एसिड्स के बारे में बताया था, जिसमें ये भी बताया था कि जो मिनरल एसिड्स होते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, और जब ये एसिड्स किसी भी चीज़ पर गिर जाते हैं तो उसको जला देते हैं। अगर ये एसिड्स हमारी स्किन पर गिर जाते हैं या फिर पेपर पर गिर जाते हैं या किसी कपड़े पर गिर जाते हैं तो वहाँ से जला देते हैं। इन एसिड से बर्न हो सकते हैं। ये एसिड्स जो कि मिनरल एसिड्स होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं और ये कोरोजिव इन नेचर होते हैं, जिसके कारण ये बर्न कर देते हैं। स्किन को जला सकते हैं, पेपर को जला सकते हैं, लकड़ी को जला सकते हैं, मेटल्स के साथ काफ़ी रिएक्टिव होते हैं। और इसीलिए जब हम ये एक्टिविटी करेंगे तो काफ़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती है। अगर कहीं पर भी एसिड्स बाय चांस गिर जाएंगे तो वहाँ से जल सकते हैं। तो इस एक्टिविटी को करने के लिए बहुत ही सावधानी रखनी पड़ेगी। तो यहाँ से देखिए, हम एक एपरेटस सेट करते हैं और ये एपरेटस है, रिएक्शन ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने एक एपरेटस को सेट कर लिया है। यहाँ पर स्टैंड पर हमने ये एक टेस्ट ट्यूब लगा दी है और यहाँ पर ये इसको कॉर्क से बंद कर दिया है। यहाँ इस कॉर्क में डिलीवरी ट्यूब लगा दी है, जो कि ये डिलीवरी ट्यूब है, और ये एक बाउल है और इसमें फिर ये डिलीवरी ट्यूब ऐसे इस तरह से छोड़ दी है। और यहाँ पर जो ये है, ये जो सॉल्यूशन है ये सोप सॉल्यूशन है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट द एपरेटस एज शोन इन फिगर, टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है। एसिड जो होते हैं वो डाइल्यूट कब होते हैं, जब एसिड्स में वाटर मिक्स किया जाता है। तो देखिए, डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हमारे पास कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उसको डाइल्यूट बनाने के लिए पहले हम टेस्ट ट्यूब लेंगे और उसमें डाल लेंगे हम वाटर। उसमें वाटर डाल लेंगे और जो हमारे पास कंसनट्रेटेड एसिड की बोतल है उसमें से हम ड्रॉपर की हेल्प से इसमें एसिड ऐड करेंगे, और एसिड ऐड करेंगे ड्रॉप वाइज, मतलब धीरे धीरे एसिड ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हम एकदम एसिड डालेंगे तो स्प्लैश हो सकता है, बाहर की तरफ एकदम निकल सकता है ये एसिड, क्योंकि एसिड और वाटर की जो रिएक्शन होती है बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा हीट निकलती है। तो एकदम ये पानी जो है, ये वाटर उछलकर बाहर आ सकता है अगर हम इसमें एकदम एसिड ऐड करेंगे। तो हम धीरे धीरे इसमें एसिड ऐड करेंगे और इसे स्टायर करते रहेंगे, मतलब इसको घोलते रहेंगे। तो इस तरह से कंसनट्रेटेड एसिड जो है उसमें अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है डाइल्यूट एसिड। तो ये आपको समझ आ गया, कंसनट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड का मतलब। देखिए, कंसनट्रेटेड एसिड जो होता है वो प्योर एसिड होता है, उसमें वाटर नहीं होता है या फिर बहुत कम वाटर होता है, और जो डाइल्यूट एसिड है उसमें ज़्यादा वाटर होता है और एसिड थोड़ा सा होता है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में अच्छी तरह से समझा रखा है, तो यहाँ पर हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है हमें इन अ टेस्ट ट्यूब एंड एड अ फ्यू पीसीज ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स टू इट। तो यहाँ पर देखिए, हमने ले लिए ये एक टेस्ट ट्यूब
और इसमें हमने ले लिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो ये इसमें दिखाई दे रहा है। इसमें हम जिंक ग्रैनुअल्स डालेंगे, जिंक ग्रैनुअल्स इसके अंदर ही डालेंगे, ये दिखा रखे हैं। अब देखिए जैसे ही हम इसमें जिंक ग्रैनुअल्स डालेंगे तो जो जिंक ग्रैनुअल्स हैं इनकी सरफेस पर हमें कुछ गैस के बबल्स दिखाई देंगे। ये है हाइड्रोजन गैस बबल्स। तो यहाँ से पढ़ते हैं, व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन सरफेस ऑफ जिंक ग्रैनुअल्स। तो यहाँ हम लिखेंगे गैस बबल्स, गैस के बबल्स हम ऑब्जर्व करेंगे। पास द गैस बीइंग इवोल्व थ्रू द सोप सॉल्यूशन। अब देखिए ये गैस के बबल्स तो हमें दिखाई देंगे, लेकिन हमें क्या पता ये कौन सी गैस है। तो इसको हम चेक करेंगे कि ये कौन सी गैस है। तो देखिए ये गैस यहाँ से गई और इस डिलीवरी ट्यूब से होती हुई ये इसमें आएगी और ये हमारे पास है सोप सॉल्यूशन। यहाँ पर जो ये ब्लू है ये हमारे पास है सोप सॉल्यूशन। इसमें जैसे ही गैस आएगी तो देखिए सोप सॉल्यूशन में जब गैस मिक्स होती है तो बबल्स बनते हैं बड़े बड़े। तो ये सोप के बबल्स बन गए हैं जिनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी हुई है। सोप सॉल्यूशन में ये जैसे हाइड्रोजन गैस जैसे ही आएगी तो ये बबल्स बनने शुरू होंगे, बबल्स बन कर ऊपर उठेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम एक बर्निंग कैंडल लेंगे, जलती हुई एक मोमबत्ती लेंगे इसके पास और ये जो बबल्स हैं इनके नज़दीक लाएंगे। जैसे ही इसके नज़दीक लाएंगे ये जो बबल्स हैं ये ब्रस्ट हो जाएंगे, फूट जाएंगे और एक साउंड निकलेगी। साउंड होती है पॉप साउंड, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो जो पॉप साउंड प्रोड्यूस कब होती है, जब हाइड्रोजन गैस जलती है, हाइड्रोजन गैस की जब बर्निंग होती है तब ये पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। ये एक पहचान होती है। कोई भी और गैस अगर बर्न होती है तब पॉप साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है, सिर्फ हाइड्रोजन गैस जो बर्न होती है तब ये पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो ये गैस यहाँ पर निकली थी, ये जो गैस है, ये जो गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई थी ये है हाइड्रोजन गैस। ये पता लग गया क्योंकि यहाँ पर बर्निंग कैंडल जब इन बबल्स के पास लाते हैं तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब जो ये बबल्स हैं इनमें कौन सी गैस भरी है, इनमें हाइड्रोजन गैस भरी है। ये जो सोप के बबल्स हैं इनके अंदर हाइड्रोजन गैस भरी है और जब इनके पास जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो ये ब्रस्ट होते हैं, फूट जाते हैं ये जो बबल्स हैं और ये जो हाइड्रोजन गैस ये जलती है और पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो देखिए ये एक्टिविटी भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, वहाँ से आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं और आप ये समझ सकते हैं कि पॉप साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है। काफ़ी अच्छे तरीके से ये एक्टिविटी दिखाई गई है और उससे देखकर आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए वीडियो में सारी एक्टिविटीज़ ऐड करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मिल जाएगा आपको। इस एक्टिविटी का लिंक, इन सभी एक्टिविटीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो भी टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सभी एक्टिविटीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इन एक्टिविटीज़ के वीडियोज भी देख सकते हैं और वहाँ से फिर आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद देखिए, वाई आर बबल्स फॉर्म्ड इन द सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में बबल्स क्यों बने? देखिए सोप सॉल्यूशन में ये हाइड्रोजन गैस जाती है और सोप सॉल्यूशन के अंदर ये हाइड्रोजन गैस भर जाती है जिससे कि ये बबल्स बनते हैं। तो देखिए इसका भी आंसर हो गया क्योंकि सोप सॉल्यूशन में हाइड्रोजन गैस भरती है और गैस के बबल्स बन जाते हैं। तो इसका दूसरे का आंसर भी ये हो गया है। फर्स्ट का आंसर तो ये है, दूसरे का आंसर ये है। अब थर्ड है, टेक अ बर्निंग कैंडल नियर द गैस फिल्ड बबल। तो ये जो बर्निंग कैंडल इसके साथ लाते हैं तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है। तो ये थर्ड का आंसर है कि जब बर्निंग कैंडल इन बबल्स के पास लाई जाती है तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो पॉप साउंड हम ऑब्जर्व करते हैं। इसके बाद ये है, रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। कि ये जो एक्टिविटी है इसमें हमने लिया है सल्फ्यूरिक एसिड और ये जो सल्फ्यूरिक एसिड लिया है इसकी जगह अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HNO3 लेंगे या फिर एसिटिक एसिड लेंगे तो फिर क्या होगा। अगर इस एक्टिविटी में हम सल्फ्यूरिक एसिड की जगह ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड लेंगे तब भी ऐसे ही हाइड्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे और जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। आर द ऑब्जर्वेशंस इन ऑल द केसेज द सेम और डिफरेंट। तो क्या सभी केसेज में ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये सेम रहेंगी? यस, सभी केसेज में
हाइड्रोजन गैस बनती है जो कि पॉप साउंड के साथ जलती है। नोट दैट द मेटल इन द अबाव रिएक्शंस डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन एटम्स। इस रिएक्शन में जो ऊपर रिएक्शन हुई है उनमें देखिए ये रिएक्शन हुई है यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रेनुअल्स के बीच में जो रिएक्शन हुई है उसमें जो मेटल है मतलब जो जिंक है उसने हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस कर दिया है उसकी जगह से। तो ये कि इसके लिए हम रिएक्शन लिखते हैं, उससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इसकी रिएक्शन है, जो ये रिएक्शन हुई है, ये इस एक्टिविटी में जो रिएक्शन हुई है वो है जिंक प्लस H2SO4, ये बना है ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ पर देखिए जो जिंक है उसने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया और इसके साथ ये आ गई है जिंक सल्फेट, ये बन गया है और हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए नोट दैट द मेटल इन द अबाव रिएक्शन डिस्प्लेसेज हाइड्रोजन एटम्स। यहाँ पर मेटल क्या है? जिंक मेटल जो है इसने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। फिर समझते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ पर ये देखिए जिंक प्लस H2SO4, ये बना है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। जिंक ने इस हाइड्रोजन को इसकी जगह से हटा दिया है, डिस्प्लेस कर दिया है और ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ये बन गया है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस को इसने डिस्प्लेस कर दिया, हाइड्रोजन गैस अलग निकल गई। तो इस एक्टिविटी का रिजल्ट क्या निकला है कि जब भी मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से और भी एसिड्स, मान लीजिए यहाँ पर देखिए जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 और एसिटिक एसिड, अगर इन एसिड्स के साथ भी अगर ये एक्टिविटीज करते हैं तो भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इसी तरह से मान लीजिए यहाँ पर लिए हैं जिंक ग्रेनुअल्स और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है H2SO4 की जगह, तो ये बन गया, देखिए यहाँ पर इसको हाइड्रोजन को इसने डिस्प्लेस कर दिया और जिंक क्लोराइड बन गया है प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से अगर हम HCl की जगह HNO3 लेंगे तो Zn प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो ये बनेगा ZnNO3 2 प्लस H2 गैस। इसी तरह से यहाँ पर देखिए हमें एसिटिक एसिड भी लेना था, तो एसिटिक एसिड के साथ भी जिंक की रिएक्शन यहाँ पर लिख लेते हैं CH3COOH और यहाँ पर Zn जो है जिंक है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा यहाँ से और ये बन गया ZnCH3COO प्लस H2। तो देखिए चारों केसेस में हाइड्रोजन गैस बनती है, मतलब जब भी जिंक मेटल एसिड्स के साथ रिएक्शन करती है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो इस एक्टिविटी से ये रिजल्ट निकलता है व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स देन हाइड्रोजन गैस। और जो ये हैं देखिए ये जो बने हैं जिंक सल्फेट, जिंक एसीटेट, जिंक क्लोराइड, जिंक नाइट्रेट, तो ये सभी हैं सोल्ट्स, ये सभी सोल्ट्स बने हैं। तो इन रिएक्शंस को हम लिख सकते हैं, देखिए जिंक ये है मेटल और ये है एसिड्स, तो देखिए एसिड प्लस मेटल और ये जो बने हैं ये जो प्रोडक्ट्स बने हैं ये सभी सॉल्ट्स हैं, तो ये बनते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब रिएक्टेंट्स हो गए एसिड प्लस मेटल और प्रोडक्ट्स हो गए सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो जब भी मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनते हैं। नोट दैट द मेटल इन द अबाव रिएक्शंस डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड्स एज हाइड्रोजन गैस। इन सभी रिएक्शंस में मेटल ने हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर दिया है
एंड फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड अ सॉल्ट। और जो ये कंपाउंड्स बनते हैं, ये सभी कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड्स बनते हैं ये सभी सॉल्ट्स बनते हैं। दस द रिएक्शन इन द मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, और ये फिर समरी में हम लिख सकते हैं एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। कैन यू नाउ राइट द इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व्ड। देखिए इस एक्टिविटी में कहीं पर भी ये इक्वेशंस नहीं लिख रखी थी, और यहाँ पर फिर कहा गया कैन यू नाउ राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस यू हैव ऑब्जर्व, तो मैंने ये सारी इक्वेशंस लिख दी हैं। तो इस वाले टॉपिक से हमें क्या रिजल्ट मिलता है, इस वाले टॉपिक से हमें ये रिजल्ट मिलता है, ये क्वेश्चन है देखिए, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिज रिएक्ट विद मेटल्स, कि एसिड्स और बेसिज मेटल्स के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो हमने अभी एसिड्स के बारे में पढ़ा है, तो हम ये लिखेंगे व्हेन एसिड्स रिएक्ट विद मेटल्स देन सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। तो ये इसका रिजल्ट आ गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ से देखिए एक बात और समझने की है कि इसमें ये है देखिए एसिड प्लस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, तो ये सॉल्ट बनता है, एसिड और मेटल जो है ये इसमें बनता है सॉल्ट। तो ये सॉल्ट कब बनता है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर, ये मैंने पढ़ाया था, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बनता है। तो देखिए ये जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स जो होती हैं वो थोड़ी बेसिक नेचर की होती हैं। मेटल्स जो होता है उनका नेचर बेसिक होता है, इसलिए जब इनको एसिड्स के साथ मिलाया जाता है तो सॉल्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर वाटर की जगह हाइड्रोजन गैस बनती है। ये सॉल्ट इसलिए बना है क्योंकि जो ज़्यादातर मेटल्स जो होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं। तो एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब हम आते हैं एक्टिविटी 2.4 पर। यह है एक्टिविटी 2.4। प्लेस अ फ्यू पीसीज ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक मेटल इन अ टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में जिंक जो है उसके ग्रैनुअल्स डालने हैं। जिंक ग्रैनुअल्स हमने ले लिए हैं। ऐड 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालेंगे। इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डाल देंगे NaOH। इसके बाद वार्म द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करेंगे। तो देखिए जब हमने एसिड्स डाले थे तब हमने टेस्ट ट्यूब को गर्म नहीं किया था, लेकिन इसमें जब हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है, इसका मतलब जो हमने बेस डाला है, तो हम इस कंटेंट को थोड़ा सा गर्म करेंगे। जो ये है जो NaOH प्लस जिंक, Zn प्लस NaOH ये है, और इसको हम फिर गर्म करते हैं। इसको गर्म करते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं Zn प्लस NaOH, और इसको फिर हम करते हैं हीट। रिपीट द रेस्ट ऑफ द स्टेप्स एज इन एक्टिविटी 2.3 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। और इस एक्टिविटी को पहले की एक्टिविटी की तरह ही रिपीट करना है, ऐसे ही सेम यही एपरेटस लगा देना है, और टेस्ट ट्यूब भी ऐसे ही लगा देनी है। बस जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसकी जगह सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो हम देखेंगे कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस ही बनती है। इसी तरह से बबल्स बनेंगे। फिर हम लाएंगे इसके पास बर्निंग कैंडल, और जब बर्निंग कैंडल लाएंगे तो ये बबल्स ब्रस्ट हो जाएंगे और पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी। तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन गैस बनी है। तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक, तो इसमें बनाया है सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब है कि जब हम बेस और मेटल रिएक्शन करते हैं तो फिर सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ऐसे ही जैसे एसिड प्लस मेटल इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ऐसे ही बेस प्लस मेटल ये बना है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें देखिए पहले ये था एसिड प्लस मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, और अब है बेस प्लस मेटल
सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एसिड प्लस मेटल, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए हम ये कह सकते हैं, मतलब इन दोनों एक्टिविटीज से ये कंक्लूजन निकलता है, जब एसिड्स या फिर बेसिस मेटल्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। उस मेटल का, जो मेटल रिएक्शन करती है उसी मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसमें जैसे ये है सोडियम जिंकेट, तो ये सोडियम मेटल का सॉल्ट बना है। इधर ये जो बने हैं यहाँ जिंक सल्फेट, जिंक एसीटेट, जिंक क्लोराइड, ये सभी जिंक के सॉल्ट बने हैं। तो ये कंक्लूजन निकला है कि जब एसिड्स या बेसिस मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो मेटल है उसका सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। यू फाइंड अगेन द हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन, हाउएवर सच रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल विद ऑल मेटल्स। तो जब मेटल बेस के साथ रिएक्शन करती है तो ये जो है ये वाली रिएक्शन सभी मेटल के साथ नहीं होती, सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सभी मेटल्स जो है वो रिएक्टिव नहीं है। जो एल्युमिनियम और जिंक, बस इन मेटल्स के साथ ही ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो देखिए आपने ये यहाँ पर ज़रूर नोट किया होगा, यहाँ पर ये बात नोट करने की है कि मैंने पहले ये बताया था कि ये रिएक्शन जो होती है, ये रिएक्शन होती है, देखिए मैंने पहले ये बताया था, ये जो रिएक्शन है इसमें सॉल्ट बना है। सॉल्ट क्यों बना है? क्योंकि जो मेटल्स होती हैं वो मोस्टली जो मेटल्स होती हैं वो बेसिक इन नेचर होती हैं, बेसिक इन नेचर होती हैं, इसलिए ये सॉल्ट बना है, क्योंकि यहाँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुआ यहाँ पर। लेकिन देखिए मेटल्स जो है यहाँ पर मेटल और बेस भी मिलता है, जो मेटल है वो बेस, उसके साथ बेस मिलता है, फिर भी सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। तो ऐसा क्यों, यहाँ पर सॉल्ट क्यों बना? क्योंकि मैंने बोला कि मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर बेसिक होती हैं। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बेस प्लस बेस सॉल्ट कैसे आ गया, ये कैसे आ गया? बेस प्लस बेस तो सॉल्ट नहीं बनेगा, यहाँ पर एसिड होना चाहिए। तो देखिए ये जो रिएक्शन है ये बेस के साथ, जो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है, ये जो रिएक्शन होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये सभी मेटल्स के साथ पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हमने जिंक लिया है, जिंक मेटल लिए हैं यहाँ पर, तो जिंक मेटल जो है वो एसिडिक भी होती है और बेसिक भी होती है। इसी तरह से एल्यूमिनियम मेटल, मतलब जिंक और एल्यूमिनियम मेटल अमोर्फस मेटल्स होती हैं। ये दोनों जो मेटल्स हैं ये एसिडिक भी होती हैं और बेसिक भी होती हैं। तो यहाँ पर ये जो मेटल है जिंक मेटल, इसकी एसिडिक नेचर के कारण ये बेस से रिएक्शन करती है। यहाँ पर ये जो जिंक मेटल है, यहाँ पर ये जो जिंक मेटल है ये बेसिक, इसके बेसिक नेचर के कारण एसिड से रिएक्शन करती है। तो ये जिंक और एल्यूमिनियम मेटल के साथ ही रिएक्शन बेसिस के साथ होती है और बनता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये आपको समझ आ गया। अब हम आते हैं, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स। एसिड्स के साथ मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कैसे रिएक्शन करते हैं। इसके लिए हम एक्टिविटी 2.5 करते हैं। हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है, एक पर ए लिख देंगे और एक और टेस्ट ट्यूब लेनी है, उसके ऊपर हम लिख देंगे बी। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए। ये जो टेस्ट ट्यूब ए है ये वाली, इसमें सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे 0.5 ग्राम। उसके बाद 0.5 ग्राम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लेंगे, जो कि हम इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके बाद ऐड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू बोथ टेस्ट ट्यूब। 2 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे हम दोनों टेस्ट ट्यूब में। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर दिया और इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड कर देंगे। उसके बाद व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो? हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि एक गैस जो है वो उठती हुई नज़र आएगी हमें, कि यहाँ पर
इसमें गैस बनती है। और गैस की सरसराहट मतलब गैस जब निकलती है यहाँ से यहाँ पर तो सर की सी आवाज़ आती है और हमें दिखाई देती है कि इसमें गैस बन रही है, मतलब छोटे छोटे बबल्स भी दिखाई देंगे और ये गैस ऊपर की तरफ उठती हुई हमें दिखाई देगी। ये इसकी ऑब्जर्वेशन है कि कोई गैस इसमें बनती है। पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये हम दूसरी टेस्ट ट्यूब लेंगे, इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ले लेंगे। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लेंगे और ये डिलीवरी ट्यूब है, ये इसके अंदर हम डाल देते हैं। अब इस ट्यूब से होती हुई ये गैस यहाँ से इसमें आएगी और ये जो गैस है इसमें आती है, इसमें आएगी। तो ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है, ये जो कि लाइम वाटर है, जिसे लाइम वाटर कहते हैं, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन को कहते हैं लाइम वाटर। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि लाइम वाटर का फॉर्मूला बताइए। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, और ये इसमें है। अब इसमें जैसे ही ये गैस जाती है, ये जो लाइम वाटर है ये मिल्की हो जाएगा, मतलब दूध जैसा सफ़ेद हो जाता है। वैसे ही दूध जैसा सफ़ेद नहीं होता है, पानी जैसा ही रहता है, लेकिन जैसे ही इसमें ये गैस मिक्स होगी यहाँ पर, तो ये लाइम वाटर जो है ये मिल्की हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये रिएक्शन है, ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसमें मिलाया हमने HCl, ये बना है NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ये एक पहचान होती है कि जब लाइम वाटर में कोई गैस डाली जाती है और जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाता है, इट मीन्स जो गैस इसमें डिजोल्व हुई है वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। ऐसे ही अगर टेस्ट ट्यूब बी को यहाँ पर लिया जाए, इसकी जगह अगर टेस्ट ट्यूब बी को लिया जाए टेस्ट ट्यूब ए की जगह, तो टेस्ट ट्यूब बी में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टेस्ट ट्यूब बी में, और इसमें फिर HCl अगर डालते हैं तो ये NaCl मतलब सॉल्ट बनेगा, सोडियम का सॉल्ट बनेगा, इस वाली मेटल का सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवोल्व होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। तो दोनों में देखिए सोडियम कार्बोनेट के साथ जब एसिड डाला है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब एसिड डाला है तब भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको जैसे हमने ए केस में किया है, ये फर्स्ट केस में किया है, जब लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है, मतलब जो मिल्की कलर जो बनता है वो क्यों बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। यहाँ पर कि इन ईच केस पास द गैस प्रोड्यूस्ड इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर एज सोन इन फिगर, यू रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम रिकॉर्ड करेंगे कि जो सॉल्यूशन है ये वाला, इस टेस्ट ट्यूब में ये सॉल्यूशन है ये वाला, ये मिल्की हो जाता है, मिल्की हो जाता है। तो ये मिल्की क्यों हुआ है, क्योंकि इसमें बना है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मिल्की कलर का होता है। लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ मिला है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ये बना है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि वाइट प्रेसिपिटेट होता है और ये नीचे जम जाता है, प्रेसिपिटेट मतलब नीचे की तरफ जम जाता है ये टेस्ट ट्यूब में, और बना वाटर ऊपर की तरफ रह जाता है। तो ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से याद करनी है, ये वाली अच्छी तरह से याद करनी है, ये काफ़ी बार आती रहती है। लाइम वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। तो देखिए जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण ही बनता है, और कोई गैस अगर लाइम वाटर से हम पास करेंगे, लाइम वाटर में डिजोल्व करेंगे, लाइम वाटर में हम पास करेंगे तो ये वाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता। तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है इसी के कारण जो सॉल्यूशन है उसका कलर मिल्की हो जाता है, और ऐसे ही इसमें होगा। तो दोनों केसों में ऐसे ही होगा, दोनों केसों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और लाइम वाटर से जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिसके कारण उस सॉल्यूशन का कलर, इस वाले सॉल्यूशन का कलर मिल्की होता है। अब अगर ये देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है अगर एक्सेस अमाउंट में
पास की जाती है। एक्सेस अमाउंट में अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और इसमें से एक्सेस अमाउंट में पास की जाती है, यानी एक्सेस अमाउंट में अगर कार्बन डाइऑक्साइड पास की जाती है तो ये जो वाइट प्रेसिपिटेट बना है इसके साथ भी वो रिएक्शन कर लेती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसके साथ जब ये रिएक्शन करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो ये जो कलर है मिल्की कलर वो डिसअपियर हो जाता है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि मिल्की नहीं होता है, मिल्कीनेस जो है वो गायब हो जाता है और ये फिर क्लियर बन जाता है। इसका मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एक्सेस अमाउंट में पास की गई है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही रिएक्शन कर लेती है और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जो वो वाइट नहीं होता है, वो कलरलेस होता है। जैसे पानी होता है ऐसा ही इसका कलर होता है। तो इसलिए जो ये मिल्की कलर है ये डिसअपियर हो जाता है। लाइमस्टोन, चौक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो लाइम स्टोन होता है, वो चौक जो होता है, वो मार्बल जो होता है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट की ही फॉर्म होती हैं। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव कॉरस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये रिजल्ट निकला है कि सभी मेटल कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जब एसिड्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और वाटर बनता है और उस मेटल का सॉल्ट बनता है जिस मेटल का के ये कार्बोनेट या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सोडियम मेटल है, यहाँ पर सोडियम मेटल का कार्बोनेट है ये, तो ये सोडियम मेटल का ही सॉल्ट बना है। यहाँ पर सोडियम मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, तो ये भी सोडियम मेटल का ही सॉल्ट बना है। तो यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। 10 रिएक्शन कैन बी समराइज्ड एज। तो इस रिएक्शन को हम समरी के रूप में लिखते हैं। मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस एसिड, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये बनता है। तो यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम आते हैं 2.1.4 पर। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिज रिएक्ट विद ईच अदर, कि एसिड्स और बेसिज एक दूसरे से रिएक्शन कैसे करते हैं। तो ये देखिए मैंने पहले वाली वीडियो में ये वाला टॉपिक कवर कर लिया था कि एसिड्स और बेसिज एक दूसरे के साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। फिर भी ये एक्टिविटी पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा इसमें और पढ़ लेते हैं। टेक अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। हमें NaOH सॉल्यूशन लेना है इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में, एंड एड 2 ड्रॉप्स ऑफ फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन, और उसमें 2 ड्रॉप्स फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन की डालनी है। तो हमने क्या पढ़ा था, फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन के साथ अगर हम बेस डालते हैं तो उसका कलर डार्क पिंक हो जाता है। जैसे कि ये है, ये डार्क पिंक, ऐसा ही कलर हो जाता है। फिनोफ्थलीन सॉल्यूशन प्लस बेस, ये हो जाता है डार्क पिंक। अब है व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन। कलर सॉल्यूशन का कलर डार्क पिंक है। उसके बाद अगर हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन डालेंगे, मतलब उसके बाद अगर हम इसमें हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन डालेंगे ड्रॉप वाइज, ड्रॉप करके इसमें अगर हाइड्रोक्लोरिक सॉल्यूशन हम डालेंगे तो ये जो कलर है, ये जो डार्क पिंक कलर है, ये डिसअपियर होता जाएगा। जैसे इसमें हम एक ड्रॉप डालेंगे थोड़ा सा इसका कलर डिसअपियर होगा, मतलब हम इसको घोलते रहेंगे, मतलब इसको जैसे हम इस एसिड की ड्रॉप डालेंगे, इस सॉल्यूशन में एसिड की ड्रॉप डालेंगे तो इसको हम हिलाते रहेंगे। तो जैसे ही हम इसमें एसिड डालते हैं इसका जो डार्क पिंक कलर है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। एक ड्रॉप डालते हैं, थोड़ा सा डिसअपियर हुआ, 2 ड्रॉप डालें, फिर और डिसअपियर हुआ। तो ऐसे हम देखेंगे जैसे जैसे हम इसमें एसिड ऐड करेंगे ये जो डार्क पिंक कलर है ये डिसअपियर होना शुरू हो जाता है और लास्ट में बिल्कुल ही डिसअपियर हो जाता है। इज देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शन मिक्सचर। हाँ, कलर जो है वो बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है और ये जो सॉल्यूशन है वो हो जाता है कलरलेस।
कलरलेस सॉल्यूशन ये हो जाता है। वाई डिड द कलर ऑफ फिनोल्फिन चेंज आफ्टर एडिशन ऑफ एसिड? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि फिनोल्फिन जो है वो इंडिकेटर है, उसके साथ बेस डालते हैं तो ये डार्क पिंक कलर हो गया, उसके साथ फिर एसिड डालते हैं तो जो एसिड है ये इस बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर देगा, इस बेस के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा और इसमें जो रिएक्शन होगी वो होगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जब बेस के इफ़ेक्ट को ख़त्म कर दिया तो फिर लास्ट में कलर किसका बचा? फिनोल्फिन का, और जो फिनोल्फिन होता है वो कलरलेस होता है। एक बार इसको फिर से समझते हैं। एक ली टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में हमने डाला है फिनोल्फिन। फिनोल्फिन जो होता है वो कलरलेस होता है। फिनोल्फिन में हमने डाला है बेस, जिससे इसका कलर हो गया है पिंक, इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है पिंक। जैसे ही हम इसमें फिर उसके बाद हम डालते हैं एसिड, इसमें फिर हम एसिड डालते हैं, जैसे ही हम इसमें एसिड डालते हैं इसका कलर पिंक से कलरलेस हो जाता है, दोबारा से कलरलेस हो जाता है। तो देखिए फिनोल्फिन जो है पहले कलरलेस था, उसमें हमने बेस डाला है तो पिंक कलर हो गया, उसमें फिर हमने एसिड डाला है तो फिर दोबारा से ये कलरलेस हो गया। इसका मतलब क्या है कि अगर एसिड को, जब हमने एसिड को डाला था तो एसिड ने बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर दिया। ये फिनोल्फिन पिंक क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें बेस डाला था तो फिनोल्फिन के ऊपर बेस का इफेक्ट हुआ और वो हो गया पिंक। और फिर हम इसमें एसिड डालते हैं तो एसिड जो है वो बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। तो बेस के कारण तो फिनोल्फिन का कलर पिंक हुआ था और बेस के इफेक्ट को ये एसिड ख़त्म कर देता है, तो फिर से दोबारा से फिनोल्फिन का कलर आ जाता है जो कि कलरलेस होता है। तो ये जो रिएक्शन है एसिड और बेस के बीच में, जो ये रिएक्शन है इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो वे एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं और इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH2 अबाउ मिक्सर। अगर हम इसमें फिर दोबारा से NaOH डालेंगे दोबारा से तो फिर दोबारा से पिंक कलर हो जाएगा, फिर उसमें एसिड डालेंगे तो पिंक कलर फिर दोबारा से डिसअपियर हो जाएगा। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फिन रीअपियर? हाँ, जैसे इसमें NaOH डालते हैं इसमें पिंक कलर रीअपियर हो जाता है। वाई डू यू थिंक दिस हैज़ हैपेंड? तो ये मैंने बता दिया था कि बेस के कारण जो ये सॉल्यूशन है ये बेसिक हो जाता है और फिनोल्फिन के साथ अगर बेस मिलाया जाता है तो पिंक कलर आ जाता है। फिर इसमें एसिड डालते हैं तो ये जो एसिड है ये बेस के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है और फिर से जो फिनोल्फिन का कलर है वो आ जाता है। फिनोल्फिन जो होता है वो कलरलेस होता है तो फिर से ये जो सॉल्यूशन है कलरलेस हो जाता है। इन द अबाव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व्ड दैट द इफेक्ट ऑफ अ बेस इज नलीफाइड बाय एन एसिड एंड वाइस वर्सा, कि जो बेस का इफ़ेक्ट है उसके इफ़ेक्ट को एसिड ने नलीफाई कर दिया और एसिड के इफ़ेक्ट को बेस ने नलीफाई कर दिया। द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इज रिटन एज NaOH प्लस HCl NaCl प्लस H2O। तो देखिए NaOH प्लस HCl, तो यहाँ पर जो Na है ये पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेता है हाइड्रोजन के साथ और ये NaCl के साथ, तो ये बन गया NaCl प्लस H2O। ये सॉल्ट बन गया, ये वाटर बन गया और ये बेस है और ये है एसिड। तो एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड बेस आपस में रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है। ये रिएक्शन जो होती है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये मैंने पहले वाली वीडियो में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में अच्छी तरह से समझा दिया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसमें जो एक्टिविटी है वो भी दिखा रखी है, उससे देखकर आप और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और इस एक्टिविटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, न्यूट्रलाइजेशन का जो फिनोल्फिन वाली है
इस एक्टिविटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप ये एक्टिविटी देख सकते हैं, इस एक्टिविटी का वीडियो देख सकते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटन एज बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ तक आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी समझ में आ गया। ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये पहले वाली वीडियो से भी आप समझ सकते हैं, उसमें भी मैंने डिटेल में ओनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही पूरा पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स विद एसिड्स। एसिड्स के साथ जो मेटालिक ऑक्साइड्स अगर मिलाते हैं तो फिर क्या बनता है। तो इसमें एक्टिविटी 2.7 है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड। हम कॉपर ऑक्साइड लेंगे CuO इन अ बीकर एंड एड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसके साथ हम डालेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसके बाद एसिड स्लोली वाइल स्टायरिंग, और इसको घोलते रहेंगे। देखिए कॉपर ऑक्साइड में एसिड डालेंगे, तो मैंने बताया था जब हम एसिड ऐड करते हैं तो उसको स्टायर करते रहेंगे, सॉल्यूशन को स्टायर करते रहेंगे, क्योंकि जब एसिड हम किसी भी सब्सटेंस में एसिड डालते हैं तो ये डेंजरस हो सकता है, वो स्प्लैश हो सकता है, बाहर की तरफ छलक सकता है, जिससे कि बर्न हो सकता है। तो ये जो है जब एसिड हम डालेंगे तो सॉल्यूशन को स्टायर करते रहेंगे, थोड़ा सा घोलते रहेंगे। तो इसमें नोट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। जो कॉपर ऑक्साइड होता है उसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है, इसको हम CuO, ये होता है ब्लैक। इसमें हम HCl डालेंगे तो ये बनेगा CuCl2 और बनेगा H2O। CuCl2 जो है वो होता है ब्लू ग्रीन कलर। तो देखिए पहले जो कॉपर ऑक्साइड था वो था ब्लैक, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब डाला हमने तो उस सॉल्यूशन का कलर बन गया ब्लू ग्रीन। अभी ब्लू ग्रीन क्यों बना, क्योंकि जब कॉपर ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है, ये भी सॉल्ट होता है। कॉपर ऑक्साइड मतलब मेटल का ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड, ये बना है सॉल्ट प्लस वाटर। तो देखिए सॉल्ट और वाटर किस रिएक्शन में बने हैं, किस रिएक्शन में सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सॉल्ट और वाटर बनते हैं। यहाँ पर सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। इसका मतलब मेटालिक ऑक्साइड और एसिड के बीच में भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है, क्योंकि इसमें भी सॉल्ट एंड वाटर बने हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एसिड तो है, तो मेटालिक ऑक्साइड क्या हुआ, मेटालिक ऑक्साइड हुआ बेस, क्योंकि बेस और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और एसिड हमारे पास ये है, ये वाला, और मेटालिक ऑक्साइड क्या हुआ फिर, बेस हुआ। तो इसका मतलब जो मेटल्स के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। पहला तो ये है, मेटल्स जो होती हैं उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और मेटल्स के ऑक्साइड और एसिड्स के साथ जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटलिक ऑक्साइड और एसिड के साथ जो रिएक्शन होती है वो होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब है यू विल नोटिस दैट कलर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व। और कॉपर ऑक्साइड, अब देखिए ये कॉपर ऑक्साइड जो है ये घुल जाता है, जब ये सॉल्यूशन बनता है तो कॉपर ऑक्साइड घुल जाता है और ब्लू ग्रीन कलर आ जाता है। तो ब्लू ग्रीन कलर क्यों हुआ, कॉपर क्लोराइड बनने के कारण। The blue green color of the solution is due to formation of copper chloride in the reaction. The general reaction between metal oxide and an acid can be written as metal oxide plus acid, salt plus water. तो ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबाव रिएक्शन। तो ये मैंने पहले ही लिख दिया है, फिर दोबारा से हम लिख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस HCl, ये हो गया है कॉपर क्लोराइड प्लस H2O। और इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ पर देखिए कॉपर का एक है, इधर कॉपर का एक है, ऑक्सीजन इधर एक है, ये भी एक है, तो हमें क्लोराइड देखिए यहाँ पर 2 है, इधर 1 है, और हाइड्रोजन का भी तो यहाँ 2 लगा देंगे। ये हो गई बैलेंस, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन फॉर द अबव रिएक्शन। सिंस मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विद एसिड्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर सिमिलर टू द रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड, मेटालिक ऑक्साइड्स आर सेड टू बी बेसिक ऑक्साइड। तो ये मेटलिक, ये होता है ब्लैक और ये होता है ब्लू ग्रीन। और इस एक्टिविटी से ये रिजल्ट निकलता है कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक होते हैं। और ये रिएक्शन जो हुई है वो हुई है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो यहाँ से ये भी समझ आ गया कि सभी मेटालिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जब ये एसिड से रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। इसके बाद है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड विद बेस। तो अब हमने यहाँ पर मेटालिक ऑक्साइड लिया था, अब हम लेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड। यू सा द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। देखिए यहाँ पर इस एक्टिविटी में हमने ये रिएक्शन देखी थी, ये एक्टिविटी है 2.5। इसमें हमने देखा था लाइम वाटर के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलाते हैं तो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है और वाटर बनता है, जिससे कि सॉल्यूशन का कलर मिल्की हो जाता है। अब यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ये देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये होता है बेस, यहाँ पर ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है बेस, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2, ये बना कैल्शियम का सॉल्ट, प्लस बना वाटर। यहाँ पर देखिए बेस प्लस CO2 सॉल्ट एंड वाटर, ये कब बनता है? बेस प्लस एसिड सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये जो रिएक्शन होती है ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो हमने अभी पढ़ी है। अब यहाँ पर देखिए बेस तो ये है ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये बेस है, और ये है सॉल्ट और ये है वाटर। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हुई? वो हुई एसिड। जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हुई एसिड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं। यहाँ से ये रिजल्ट निकलता है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, और मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। सिंस दिस इज सिमिलर टू रिएक्शन बिटवीन a base and acid, and we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। तो यहाँ तक ये सब टॉपिक ख़त्म हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंदी वीडियो हो गया है ये। तो आपको सभी टॉपिक्स समझ में आ गए होंगे। मैंने सभी टॉपिक्स को अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है, और सभी टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप सभी एक्टिविटीज़ देख सकते हैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वीडियो देखकर और अच्छे से समझ में आ जाता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे। और अगर आपको समझ आ गए हैं सभी टॉपिक्स तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। कुछ भी समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।